हेलो एस्पिरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। कल हम लोगों ने इन्वायरमेंट की सीरीज़ जो है वो डिस्कस की थी और आज जो है आप देख पा रहे हैं सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हो कि भाई हिस्ट्री आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है, सब कुछ आ रहा है और हमारा ये साइंस वाला पोर्शन क्यों मतलब क्यों नहीं आ रहा है, क्यों इसको छोड़ दे रही है मैम। तो आज जो है हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को जो है वो देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। क्यों ऐसा होता है कि वो बूंद जो है वो छोटी सी संकुचित होकर छोटा सा एरिया जो है वो घेरती है। अब बहुत से लोग एकदम आराम से इसको दिमाग में उनका जो है आंसर आ गया होगा। तो एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए। पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व या वाष्प दाब। तो पृष्ठ तनाव जो है यही एक गुण होता है ये द्रवों का, जिसकी वजह से वो अपना सरफेस जो है छोड़ करके आपस में उनकी जो है वो सिमटी हुई होती है ताकि वो कम जो है क्षेत्र घेर पाएँ। तो ये द्रवों का ये स्पेशल गुण है पृष्ठ तनाव। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यह देखा गया है कि किसी द्रव बूंद को किसी बाहरी बल के अधीन छोड़ते हैं तो ये सिकुड़कर गोलाकार हो जाती है। पृष्ठ तनाव द्रवों के मध्य वो गुण है जिसके कारण वो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी भी यानी कि कोई भी लिक्विड जो है जिनमें ये गुण पाया जाता है वो इस तरह की प्रवृत्ति रखेंगे। इसी कारण जल बूंद गोलाकार होती है। ठीक है, सोचने वाली बात है कि क्यों जो है जो वाटर ड्रॉप होती है वो हमेशा गोल होती है और किसी शेप की क्यों नहीं होती। तो रीज़न उसका यही है, आपका जो सरफेस टेंशन भी बोलते हैं इसको, पृष्ठ तनाव। तो क्योंकि दिए गए आयतन पर गोला न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल रखता है, तो न्यूनतम आपका सरफेस टेंशन होगा तो वो गोल बनेगी। राइट। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम में सही भार क्या होगा, यानी ज़्यादा से कम में ले जाना है हमें घनत्व के हिसाब से। भाई अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा जिन्होंने घनत्व वगैरह पढ़ रखा है। इस्पात, पारा, सोना, तीन हमारे पास धातुएं हैं। बताइए इनमें सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए घनत्व। तो देखिए सोना जो है वो सबसे ज़्यादा डेंस है दिए गए धातुओं में। उसके बाद आपका पारा होता है। उसके बाद जो सबसे कम डेंस होता है वो होता है इस्पात या स्टील। तो ये आपका सही सीक्वेंस है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सोने का घनत्व 19.30 ग्राम पर सेमी क्यूब, पारे का घनत्व 13.534 ग्राम पर सेमी क्यूब और स्टील का 7.80 ग्राम पर सेमी क्यूब। हो सकता है आपको ये आंकड़े ना याद रहें, मान लिए, लेकिन इतना तो याद रहेगा कि इनमें से कौन ज़्यादा डेंस है। ये चीज़ें जब आप लिस्टिंग करके पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन किससे ज़्यादा डेंस है। थोड़ी सी अपने दिमाग में स्टोरी बना करके चलना पड़ता है। ठीक है, इमेजिन करिए, इमेजिनेशन का द्वार खोलिए अपने दिमाग की। चलिए, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम, क्या कम, ताप, वेग, दाब या घनत्व। तो देखिए ताप से कोई लेना देना नहीं है, वेग से भी नहीं और दाब से भी नहीं, क्योंकि वायुमंडल में बादल तैर पा रहे हैं इसका रीज़न है उनका घनत्व। उनकी डेंसिटी इतनी कम है, वो आपस में जो है वो चिपके हुए नहीं है। अगर होते तो फिर वो तैर नहीं पाते। ठीक है, उनकी डेंसिटी के कारण वो वायुमंडल में तैर पाते हैं। ठीक है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका घनत्व कम होना है। बादल जल और बर्फ के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं जिन्हें गर्म हवा पृथ्वी के धरातल से ऊपर उड़ा ले जाती है। और जब किसी विशेष, एक्चुअली यहाँ विशेष होना चाहिए, जब किसी विशेष ऊंचाई पर बादल का घनत्व उसके औसत घनत्व के बराबर हो जाता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ओसांक बिंदु। इसको हम ओसांक बिंदु भी बोलते हैं। तो बादल ऊपर उठने के बजाय सीधे ही हवा के बहाव के साथ चलने लगते हैं। सॉरी, ओसांक बिंदु मुझे लगा यहाँ ये बारिश कराने जा रहे हैं। तो जो बारिश जहाँ पर के बादलों में जो है उतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती कि वो और ज़्यादा वाष्पीकरण अब्जॉर्ब कर पाएँ या उनमें वाष्पीकरण हो, और वो एक ऐसी ऊंचाई पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनको वो जो है पॉइंट मिल जाता है, वो टेम्परेचर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो फिर अपना वो पानी जो उन्होंने समा के रखा है अपने अंदर वो नहीं रख पाते। उसको हम बोलते हैं उसांक बिंदु। अच्छा, मुझे लगा यहाँ पे बारिश की बात हो रही है। जब किसी विशेष ऊंचाई पर बादल का घनत्व उसके औसत घनत्व के बराबर होता है तो बादल ऊपर उठने के बजाय फिर सीधे हवा में चलने लगते हैं। तो यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, तो एक और पॉइंट आपको पता चल गया कि उसांक बिंदु या हिमांक बिंदु क्या होता है। ठीक है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल क्या करते हैं भाई ऐसा कि इनकी वजह से गर्मी होने लगती है। ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं।
तो स्टूपिड सा ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रात में कोई लहरें नहीं ऊपर से उतर के आती हैं, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। आगे के ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ जो पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तन करना, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि बादल की वजह से उमस, ह्यूमिडिटी और सफोकेशन आपको लगता है, क्योंकि वो बार बार लौट रही होती है एनर्जी जो हमारा स्थलमंडल ट्रांसफ़र कर रहा होता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, जिनको ये कंसेप्ट नहीं पता था वो उनको समझ में आ गया होगा, और महसूस करिएगा डिफरेंस। साफ रात से बादल वाली रात गर्म होती है, क्योंकि बादल एक ढक्कन जैसा काम करते हैं और पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को जमा करते हैं, इसका पलायन नहीं होने देते। बस यही एक रीज़न है, इसको यानी बादल ढक्कन जैसा काम करते हैं। ओके। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके ताल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। ये किस कारण से होता है बताइए भाई। ऊपर का तो लेयर जो होती है पूरी पतली सी बर्फ़ की होती है, और नीचे अंदर पानी होता है और जीवन चल रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? बर्फ़ ऊष्मा की कुचालक है। झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की हानि नहीं होती। जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। ABC में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। कैसे? बर्फ़ ऊष्मा की कुचालक होती है, और ये बचपन से हम पढ़ रहे हैं। तो जब झील की सतह के ऊपर बर्फ़ जम जाएगी, तो फिर वो झील के अंदर जो पानी था, तो उसकी जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी उसको वो ट्रांसफ़र नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि तो वो कुचालक है। अब जब ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो एनर्जी वहीं की वहीं रह जाएगी, तो वो पानी जम नहीं पाएगा और एज इट इज़ उसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, बस उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये जो है इसका सही रीज़न है। देखते हैं, बर्फ़ ऊष्मा की कुचालक होती है। झील की सतह पर बर्फ़ जमने के बाद भी नीचे का जल द्रव अवस्था में रहता है, क्योंकि झील पर जमी बर्फ़ अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। इन अ ईजी वे ये आप समझ लीजिए बस। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अगेन हमारा सही नहीं है वाला। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो ये तो भाई बिल्कुल सही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्वनि रेज जो होंगी, साउंड वेव्स, वो और तेज़ी से जाएंगी। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही। प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं है कि नमी या ह्यूमिडिटी बढ़ी, आर्द्रता बढ़ी तो वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपका गलत है, और ये ऑप्शन आप जो है इसको निकालिएगा। यही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। ओके, देखिए, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा था? ध्वनि वेग कम हो जाता है। बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, और ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। मतलब ध्वनि जो वेव्स हैं वो केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। तो बताना है आपको, पहली बात तो ये बताना है कि दोनों में से कौन से कथन सही है। भाई, पहला ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लंबाई तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है आवृत्ति। तो तरंग दैर्ध्य अगर कम है तो फिर उसकी वो जो है आवृत्ति होगी वो उच्च होगी, हाई होगी। दूसरा देखते हैं, ध्वनि जो वो है, ये शैल क्यों लिख दिया इन्होंने? ध्वनि वेव्स आप कह सकते हैं, रेज जो किरण है में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। नहीं, जो साउंड वेव्स होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, ना कि अनुदैर्ध्य। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो ये जो है यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन गलत है, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसीलिए कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होंगी। यही मैं आपको बता रही थी। और ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ना कि अनुप्रस्थ। तो ये जो है आपका, आप देख लीजिएगा एक बार और। अच्छा, ध्वनि, प्रकाश, ये सारे चैप्टर साइंस में इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने कंसेप्चुअल हैं कि इनको जितनी बार पढ़ो उतना कम है। हर बार कोई एक नया कंसेप्ट निकल के आता है, और एग्जामिनर जो है उसी कंसेप्ट के पीछे फिर पढ़ जाते हैं अगले 2-3 साल तक। तो ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर पे। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वो है, यानी बॉर्डर पे जो है तस्करी होती है अवैध रूप से येलो केक नाम से, तो वो क्या है बताना है। हेरोइन का परिष्कृत रूप, कोकीन का परिष्कृत रूप, यूरेनियम ऑक्साइड या अशोधित सोना। देखिए, अशोधित सोना को लगाने की गलती मत करिएगा। येलो केक नाम से जो बहुत जो तस्करी होती है यूरेनियम ऑक्साइड की तस्करी येलो केक नाम से होती है।
यूरेनियम ऑक्साइड की सीमा पार तस्करी होती है। नमूने के रूप में येलो केक में 80% यूरेनियम ऑक्साइड होता है जो 28 और 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। ये सब कहानी नहीं याद रखना है, आपको बस इतना बताना है कि येलो केक बेसिकली रेफर किया जाता है यूरेनियम ऑक्साइड के लिए, राइट। अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा 3 कण है, आपको पता है। यहाँ अल्फा कण के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? 2 प्रोटॉनों के, हीलियम के 1 परमाणु के, 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, 2 पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक 2 पॉजिट्रॉन में केवल 1 धनावेश होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अल्फा कण के जो 2 धनावेश होते हैं, तो आप 2 + 2 धनावेश मान लीजिए, 2 + 2 = 4, तो 4 किसका होता है? हीलियम के 1 परमाणु का, ठीक है। केमिस्ट्री वाले बच्चे ज़रा ध्यान दें, हीलियम के 1 परमाणु के बराबर अल्फा कण के 2 धनावेश। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, प्रत्येक अल्फा कण 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। अब न्यूक्लियनों की संख्या में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दिया तो 2 + 2 = 4 हो गया, और न्यूक्लियनों की संख्या = द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं इसको। इसी प्रकार अल्फा कण की द्रव्यमान संख्या 4 हो गई, जो हीलियम के अनुभार के बराबर होती है। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, केमिस्ट्री वाले समझ पा रहे होंगे। जिनको अगर ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, ठीक है, बाय चांस, तो वो लोग ल्यूसेंट की जनरल साइंस रेफ़र कर सकते हैं। उसमें केमिस्ट्री वगैरह में थोड़ा सा इजी वे में इसको समझाया गया है, और उसको देखने के बाद आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस सिद्धांत के द्वारा? यानी कि एक परमाणु में जो उसके कक्षक हैं, उनको किस नियम के तहत वो जो है उनका भरने का क्रम जो है डिसाइड होता है? अफबाउ सिद्धांत द्वारा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम द्वारा, या पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा? तो देखिए अफबाउ सिद्धांत जो है वो बताता है कि किसी परमाणु में कक्षकों के भरने का सही क्रम क्या है, राइट। ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा ही, यानी ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा ही परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के ऑर्बिटलों में उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रमानुसार बढ़ते हैं, ठीक है। बस यही एक सिद्धांत था कि बढ़ती हुई ऊर्जा के हिसाब से बढ़ते हैं, 1s 2s 3s 3p 4s, इस तरह से इनका जो है इन्होंने दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है, जो हेलोजन होते हैं आपके घरों में देखा होगा, घरों में नहीं तो आपने देखा होगा हेलोजन वगैरह जहाँ यूज़ होते हैं, उसमें से कौन सी गैस जो है वो सबसे अभिक्रियाशील होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए ये सब नहीं है, इसमें से फ्लोरीन जो है वो ही होती है सबसे ज़्यादा, और सबसे अभिक्रियाशील भी यही होती है, फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन हेलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील होती है क्योंकि ये सभी हेलोजनों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होती है, और F2 से I2 की ओर इसका वो घटता जाता है। ये सब आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। ये बहुत डिस्क्रिप्टिव, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा आपके हिसाब से। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर है और बहुत तन्य है? ठीक है, बहुत कठोर है और बहुत तन्य है। तो कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम, इनमें से जो दिए गए हैं, नाइक्रोम भाई सबसे ज़्यादा कठोर और तन्य पदार्थ है। देखते हैं कैसे। नाइक्रोम मिश्रण होता है निकल, क्रोमियम और आयरन का, ठीक है। नाइक्रोम, ध्यान रखिएगा, क्रोम से क्रोम और नाई से निकल, एन और आई से निकल और आयरन, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, आयरन की मिश्र धातु होती है। हो सकता है अगली बार पूछ भी लें कि नाइक्रोम कौन से तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होती है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, ठीक है। निम्न में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? चलो भैया, जिनको बहुत पसंद है आतिशबाजी वो लोग बताएं कि रंग जो आपको ग्रीन, रेड और इस तरह के गोल्डन कलर, जो सारे कलर्स हैं वो बेसिकली किस कंपोनेंट के किस केमिकल उसकी वजह से होते हैं, कंपाउंड की वजह से? जस्ता, सल्फर, पोटेशियम, पारा, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्रोमियम और निकल। तो देखिए स्ट्रोंशियम और बेरियम जैसे कंपाउंड की वजह से ही आपके उसमें आतिशबाजी पटाखों में रंग प्राप्त होते हैं, ठीक है। स्ट्रोंशियम और बेरियम क्षारीय मृदा धातुएं हैं और बहुत अधिक क्रियाशील हैं। इन दोनों को ज्वाला में डालने पर लाक्षणिक रंग उत्पन्न करती हैं। अब देखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि लाल रंग किससे होता है, हरा रंग किससे होता है। देखिए स्ट्रोंशियम हो गया भैया लाल के लिए, ठीक है, और बेरियम हो गया आपका हरे के लिए। बेरिलियम या बेरियम ये हो गया हरे के लिए, ध्यान दीजिएगा। बेरियम हरा और स्ट्रोंशियम लाल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है इसलिए मुझे याद आ गया। ये हमारे जो है ऐप पे चल रहे कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, जिसमें से लाइव चल रहा है TGT PGT का आर्ट और म्यूज़िक का बैच, आर्ट का बैच भी चल रहा है, और इसी तरह से GIC प्रवक्ता सामान्य ज्ञान। देखिए नोटिफिकेशन सबके आ गए हैं दोबारा से, और अब जो है जल्दी इनकी डेट अनाउंस होने वाली है। तो
बस गेट रेडी टू फाइट वाला कंसेप्ट है। आ जाइए मैदान में, तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। तो ऐसी कौन सी मतलब तकनीकी टेक्नोलॉजी से आप टमाटर में बीज रहित फल उगा सकते हैं? टमाटर के खेतों में सूक्ष्म आंतरिक तत्वों के अनुप्रयोग से, पादपों पर खनिज घोल छिड़कने से, पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से, या रेडियो एक्टिव तत्वों से युक्त उर्वरकों के अनुप्रयोग से। तो देखिए, आपको पता है फूलों में अगर आप जो है ऐसा हार्मोन डाल देंगे तो उसकी वजह से उनमें क्या नहीं होगा, उसमें जो निषेचन और वो सब क्रिया होती है वो सब रुक जाएगी, जिसकी वजह से बीज नहीं बनेंगे। ठीक है, तो पुष्पों पर हार्मोन छिड़कना एक तरीका है जिसकी वजह से आप बीज रहित फल का उत्पादन संभव हो पाता है। कैसे? बीज रहित टमाटर की पैदावार के लिए हार्मोन ऑक्सिन उत्तरदायी है। तो ऑक्सिन जो हार्मोन है वो अगर आप उस पर छिड़काव करेंगे तो तब आपको वो जैसा आप चाहते हैं बीज रहित टमाटर, वो आपको उसकी पैदावार मिलेगी। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है? और बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, फिर भी लोग इनमें अक्सर गलती कर जाते हैं। गाजर, शकरकंद, नारियल और आलू। देखिए गाजर तो जो है वो उसके नीचे आप कह सकते हैं कि टाइप ऑफ, क्या कह सकते हैं आप उसको, टाइप ऑफ जड़। ठीक है, जड़ में ही आएगी, वो मूल है, जड़ है। और शकरकंद नहीं है, नारियल नहीं है, आलू। ठीक है, एक तना है जो कि जिसको आलू जो है बेसिकली लोग पहले समझते थे कि आलू जो है वो जड़ है, नहीं, आलू जो है एक तना है। क्यों? देखिए आलू के ऊपर जो है शाखाएं निकलती हैं, आलू से भी शाखाएं निकलती हैं, उसमें जो आइज़ होती हैं आपने देखा होगा अक्सर उसमें गोल गोल सी, उससे शाखाएं निकलने लगती हैं। तो आलू जो है रूपांतरित स्तंभ है। आलू एक रूपांतरित तना है क्योंकि आलू की सतह पर आँखें होती हैं, इन आँखों में अंकुर उपस्थित होते हैं और शाखाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भाई आलू क्या है? तना, वो भी रूपांतरित। निम्न में से कौन से एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी साहचर्य है? ये बताना है आपने। तो पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी साहचर्य बताना है जो कवकों और पादप की जड़ों के बीच एक कह सकते हैं पुल का काम करता है। जैव उर्वरक, प्रवाल मूल, लाइकेन और कवक मूल। तो कवक मूल जो होते हैं, कवक मूल ये जो है एक वो बनाते हैं साहचर्यता का काम करते हैं कवकों के और जड़ों के बीच में। देखिए उच्च पादपों की जड़ों और कवक तंतुओं के बीच की सहजीविता को ही कवक मूल कहते हैं। कवक जड़ों से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और उसके एवज में बड़ी कुशलता से खनिज और पानी को सोखने में पादपों की सहायता करते हैं। तो एक सहजीवन का उदाहरण है कवक मूल, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नील हरित शैवाल, राइजोबियम, कवक मूल कवक और एजोटोबैक्टर। तो जो चावल या धान की खेती के लिए जो यूज़ में लाया जाता है वो है नील हरित शैवाल, इसका यूज़ होता है। और अच्छा देखिए, चावलों के खेत से कौन सी गैस का रिसाव होता है, कौन सी गैस जो है वहाँ से निकलती है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। बहुत सारा काम आपके पास इकट्ठा हो गया और आप लोग में से कमेंट नहीं करता है कोई भी, या तो किसी को आता नहीं है और लोग सर्च भी नहीं करना चाहते, और सर्च कर लेते हैं तो फिर लोगों को टाइप करने में उनको मसला होता है, कुछ तो होता है। नील हरित शैवाल का प्रयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। नील हरित शैवाल वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके धान की पैदावार को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में शामिल होते हैं नील हरित शैवाल, ध्यान दीजिएगा। पादपालय एक सुविधा है। क्या है पादपालय भाई? रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने की, पौधों को संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण की, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने की, उत्परिवर्तन प्रेरित करने की। तो देखिए म्यूटेशन से कोई लेना देना नहीं है। पादपालय जो है वो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए एक सुविधा है। जैसे अब क्योंकि खेती योग्य भूमि जो है वो नष्ट हो रही है, बंजर हो रही है, तो इसलिए ये सुविधा हमने निकाली है कि नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने की। और इंडिया में ये कंसेप्ट इतना अभी तक पॉपुलर नहीं हो पाया, लेकिन आप बाहर फॉरेन में देखेंगे तो देखिए कितने स्मार्टली जो है वो लोग वहाँ पे, और बल्कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं करते। जैसे इंडिया में तो फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग काफ़ी नेचुरल इंग्रेडिएंट से जो है अपनी खेती जो है वो कर रहे हैं। खैर वो उनका मसला है, लेकिन यहाँ पादपालय जो है वो ऑप्शन नंबर सी। एक तरह का कमरा होता है जिसमें पौधों को एक नियंत्रित वातावरण में उगाकर उन पर अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे अध्ययन भी कह दिया, लेकिन बेसिकली जहाँ पे जैसे जगह वगह नहीं है अब क्योंकि, तो इसमें अध्ययन के अलावा भी वो पौधे जो है वो यूज़ के उसके लिए आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके खाद्य पूर्ति के उसमें यूज़ के लिए भी लाए जाते हैं।
और बाकी जो है अध्ययन किया जाता है वो तो है ही, समझना है उनको कि किस तरह से उनको किस टेम्परेचर में हम और ज़्यादा अच्छी फसल उगा सकते हैं या किस तरह का पानी देके, तो ये सब वहाँ पे स्टडीज़ भी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, और ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम किसी स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। अगेन ये आता है तो कैफ़ीन, निकोटीन, टेनिन और रेनिन। तो चाय तो है नहीं जो निकोटीन होगा, टेनिन और रेनिन भी नहीं होगा, तो बात करते हैं कैफ़ीन। जब आप पलट करके थम्स अप या कोका कोला या जो भी आप पीते हैं कैफिनेटेड ड्रिंक्स, तो उसमें लिखा होता है कंटेन्स कैफ़ीन, तो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है कैफ़ीन की। ओके। कोला में कैफ़ीन, कार्बनिक पानी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कोला आर्क और चाशनी, ये सब उपस्थित होती हैं। ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन है सेशन का, एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट कर लीजिएगा इसको, ये फुट नहीं है, एथलीट फुट बीमारी होती है। बताइए भाई, जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से या सूत्र कृमि से। तो देखिए, जीवाणुओं से, विषाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोअन से होने वाली बीमारियों की एक लिस्ट बनाइए और उनको समय समय पर रिवाइज करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे आपका। तो एथलीट फुट जो होती है वो फफूंद से होती है, एक टाइप की कवक होती है जिसकी वजह से एथलीट फुट बीमारी होती है। देखते हैं, एथलीट फुट एक बीमारी है जो परजीवी कवक ट्राइकोफाइटॉन, कवक का नाम भी दे दिया, आप चाहें तो नोट कर लें, ट्राइकोफाइटॉन। पैरों का काटना, फटना, मोटा होना और खुजली होना इस बीमारी के लक्षण है। ये बीमारी नमी वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है जहाँ लोग नंगे पाँव चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये कवक जो है उन पर वो हो जाता है, उससे ग्रसित हो जाते हैं और फिर उनको ये बीमारी होती है एथलीट फुट। एथलीट जैसा हो जाता है पैर उनका, मोटा सा बड़ा सा, तो ठीक है, इसीलिए इसको एथलीट फुट जो है वो कहा जाता है। तो ये था आपका आज का सेशन, साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। कहीं कोई आपको डाउट हो, कहीं कुछ समझ में ना आया हो, तो आप बिल्कुल निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई जानकारी के लिए आपको मैंने बता ही दिया, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे नीचे पे देखिए। इसके अलावा बस आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी होगी। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू।